हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा संगम नगरी प्रयागराज में जॉर्जटाउन जो कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, मजदूर सभा से जुड़े जो लोग थे और जो समाजवादी, जो पुराने समाजवादी थे, उन लोगों ने एक साथ खड़े होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से अन्न को मुट्ठी में ले करके एक संकल्प दिलवाया है और सभी ने इस संकल्प को दोहराते हुए ये संकल्प लिया है कि इस बार 2022 का जो चुनाव है वो किसानों और मजदूरों की जो लड़ाई है वो लड़ा जाएगा और इस बार जो किसान हैं वो बदलाव के मूड में हैं। ऐसे में हाजी सलामत जो शहर दक्षिणी के प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं, लोगों के लोकप्रिय नेता हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में कि जो संकल्प है अन्न का, किस तरह से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक संकल्प ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो संकल्प लिया है किसानों के लिए और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये लड़ाई हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक प्रदेश में अपनी सरकार न बन जाए और किसान को तीनों कृषि कानून जो वापस लिया है और किसान की जो जायज़ मांगे हैं उनको हम लोग सरकार बनते ही पूरी करने की कोशिश करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये संकल्प लिया है कि किसान के हित में जितना बेहतर काम कर पाएंगे हम लोग सरकार बनते ही उन सारे कामों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। किसान ही इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं, किसान ही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। किसान कितना बड़ा कड़ी मान रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है। पहले देश प्रदेश दुनिया में हमारे किसान भाई हैं। कई मुल्क हमारे किसान भाइयों के कंधे पे चल रहे। हिंदुस्तान का किसान के कंधों पर विश्व के बड़े बड़े मुल्क जो है हमारे हिंदुस्तान के किसानों के कंधे पर है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए हम अन्नदाता के लिए जो बेहतर हो सकेगा, हमारी सरकार बनने पर 2022 में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो बेहतर से बेहतर निर्णय होगा वो हम किसानों के लिए लेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी हो रहा है, प्रत्याशियों को भी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। ऐसे में वो भी किसानों के हित की बात कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हैं उनको 5,000 रुपये देने की बात करें, इनकी योजनाओं को कितना मान रहे हैं कारगर साबित होगी? देखिए, ये तो अभी इनके पास कुछ है तो है नहीं और इनमें और मोदी में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, झूठा वादा न करें तो बेहतर होगा प्रदेश के अंदर। अभी पहले इनका जनाधार अपना बनाए, मेहनत करें, कार्यकर्ता बनाए। अभी तो इनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन खैर अगर ये आए हैं मैदान में तो सच बोले। झूठ बोलने से इनका काम नहीं चलेगा। 5,000 रुपया लोगों को देंगे, 5,000 रुपया कैसे दे देंगे? ये पैसा होना चाहिए इनके पास, सरकार इनके हाथ में होना चाहिए कि लोगों का वोट काटने के लिए सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं। अच्छा, ये रावण जो हैं इनकी बात हो रही कि ये SC का जिनके पास वोट है, दलितों का, ऐसे में ये नाराज़ हैं। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने हमको आश्वासन दिया, 2 महीने बैठाया और अब जब सीट देने की बात हुई तो वो अमल नहीं कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम 2 सीटें दे रहे हैं, लेकिन ये माने नहीं। तो क्या कहेंगे इनको? देखिए, रावण जी की जितनी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से जितना उनका जोर है पार्टी में या प्रदेश में, और जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्होंने अपनी बात को रखी थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मान दिया था। 2 दिन उनसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातें हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको 2 सीट देने के लिए कहा था। तो चंद्रशेखर जी को जो है 2 सीट लेके संतुष्टि करना चाहिए। यदि अगर आप बीजेपी को हराने के लिए आप बात कर रहे हो प्रदेश के अंदर, तो 2 सीट पे ही लड़ लेते हैं।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मान लेते हैं और एक मरतबा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एकजुट होकर जो है एकता का मिसाल पेश करते हैं और 2 सीट पे चुनाव लड़ लेते हैं। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इनसे ये चाहते हैं कि भाई के रूप में हमारा समर्थन करें। बिल्कुल, देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि हमने त्याग किया है सीटों के बंटवारे में, तो ऐसे में वो कह रहे हैं रावण जो हैं वो इनकी मदद करें और भाई की तरह इनका एक सहयोग करें। बिल्कुल, रावण जी को चाहिए कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको भाई कहा है तो वो भी भाई का सम्मान निभाएं, भाई का धर्म निभाएं। देखिए इतनी बड़ी बात, एक बड़ी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उनको अपना भाई माना है, तो माननीय रावण जी को भी चाहिए, चंद्रशेखर रावण जी को भी चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को सुने और बातों को माने और अपना भाई धर्म निभाएं, ताकि जो है हम बीजेपी को हराएं। उनकी भी लड़ाई बीजेपी के लिए, बीजेपी के हराने के लिए है। तो फिर चंद्रशेखर जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आ जाना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, इस बार बीजेपी को पहले हम लोग हरा लें। इन झूठी नीतियों को जो है हम लोग शिकस्त देना चाहते हैं, इनको घोड़ा पछाड़ मारना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है चंद्रशेखर जी को समझौता करना चाहिए। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है या बीजेपी की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो चंद्रशेखर को साथ में नहीं लेके चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं आप मेरे भाई बन के मेरा समर्थन करें, क्योंकि मैंने वोट जो लिस्ट जारी की है उसमें मैंने त्याग किया है, अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं को सीटें कम दी हैं, ऐसे में जो बाहर से लोग आए उनका समर्थन हमने किया। तो ये भी कह रहे हैं त्याग की भावना चंद्रशेखर जी को भी रखनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत त्याग किया है। हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को मानकर अपनी उम्मीदवारी भी वापस ले ली है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी करेंगे प्रदेश, देश और प्रदेश के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सारा निर्णय हम लोगों को मान्य होगा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हम मानेंगे। और चंद्रशेखर जी को जब इतना बड़ा पद मिल रहा है, एक भाई का दर्जा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया, तो चंद्रशेखर जी को भी बड़ा दिल लेकर जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को मानना चाहिए और साथ में आके चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर ये नहीं लड़ते चुनाव, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम 400 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जब ये 5 सीट मांग रहे हैं, अपने ही से कह रहे हैं कि हमको 5 सीट मांग रहे थे, हमको 5 सीट नहीं मिली, और यदि आपने 5 सीट मांगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 सीट देने का निर्णय ले लिया, तो आपको बात मान लेनी चाहिए। अगर आप नहीं मान रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव की बातों को, अगर आप नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की सोच रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको अपना बड़ा भाई माना है या छोटा भाई माना है, तो उनको भी अपना भाई का कर्तव्य निभाना चाहिए। अखिलेश यादव जी कोरोना की गाइडलाइन के पालन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने 2 दिनों पहले एक उनका बयान भी जारी हुआ है लखनऊ कार्यालय से। तो ऐसे में चुनाव आचार संहिता के पालन की बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की, तो प्रयागराज में आप कैसे किस तरह से इनकी जो बोल रहे हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को किस तरह समझा के और चुनाव प्रचार होगा आपका? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा चुनाव आयोग का सम्मान किया, उनके अनुशासन की बात किया है हमेशा, और चुनाव आयोग का जो भी आदेश रहा, जो भी गाइडलाइन थी कोरोना काल की, उसका पालन किया। और अपने बीच में अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने जो है आदेश दिया है कि आप सब लोग जो है संयम बनाएं और कोरोना गाइडलाइन की पालन करें, चुनाव आयोग का सम्मान करें, उनकी आदेशों का पालन करें। तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, वही आदेश हम पर लागू होता है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं पर लागू होता है, सारे वरिष्ठ नेताओं पर लागू होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग खुलेआम पालन नहीं कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे क्या नाम है, शहर दक्षिणी के जो है मंत्री, या मान लीजिए कि पूर्व मंत्री मान लिया जाए, उनको जो है काफ़ी संख्या में लोगों को लेके घूम रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बल प्रयोग का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग की सारी नीतियों को ताक पे रख के काम कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सारे सोशल मीडिया पे लाइव चल रहा है कि 20-20 लोग चल रहे हैं, 10-10, 12-12 सुरक्षाकर्मी चल रहे हैं। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग की जब गाइडलाइन आ चुकी है कि 5 लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा, 5 लोग टीम बना के आप अपने घर घर जाइए, लोगों से मांगिए, तो 20-20 लोग तो सुरक्षाकर्मी लेके चल रहे हैं, और उसी में 10-10 लोग जो है कार्यकर्ता 20-20 लोग को लेके चले, तो 50-50, 100-100 लोगों को लेके जनसंपर्क कर रहे हैं। लाइव चल रहा है। क्या चुनाव आयोग सो रहा है क्या? मतलब धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग की सारी चुनाव उल्लंघन कर रहे हैं, एकदम जो धज्जियां उड़ा रहे हैं।
चुनाव आयोग का कोई मान सम्मान नहीं है। तो मैं चुनाव आयोग से ये मांग करता हूँ कि तत्काल उस पर कार्रवाई हो, और वो छिपी नहीं है कि छिप जाएगी। लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पे खुलेआम, वो चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता का धज्जी उड़ा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो हाजी सलामत जी थे हमारे साथ, और इन्होंने अन्न का जो जिस तरह संकल्प लिया गया है उस पर बेबाकी से अपनी बात भी रखे हैं। इनका ये मानना है कि शहर दक्षिणी की जो जनता है, आइए एक शहर दक्षिणी की जनता के बारे में भी एक छोटा सा इनसे रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि ये अन्न का संकल्प कार्यालय में तो किया गया, पूरे शहर दक्षिणी इलाके में ये लोगों के साथ अन्न का संकल्प करेंगे। कोरोना काल में इन्होंने मुट्ठी भर जो अनाज की आज बात हो रही है, ये उससे ज़्यादा का जो अन्न था लोगों को दान में दिए। तो इनका एक जो ये योगदान था पहले से था। तो अन्न के मामले में क्या राय रखते हैं? कोरोना काल में भी इन्होंने अन्न को लेकर के ड्राई फ्रूट्स, ड्राई राशन दिया लोगों को। तो लोगों ने इनकी आज तारीफ की और ये मांग करते हैं कि शहर दक्षिणी से अगर दावेदारी हो तो सिर्फ हाजी सलामत जी की हो। अल्पसंख्यक बड़े नेता हैं, तो ऐसे में अगर अल्पसंख्यक सीट आती है तो हाजी सलामत जी को ही यहाँ से दावेदारी मिले। अन्न संकल्प की बात को लेके हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह से अन्न संकल्प का इन्होंने कार्य किया है इसके पहले से। देखिए, जब पहली मरतबा कोरोना आया हमारे देश में और हमारे प्रदेश में, तो हमने जो सूखे राशन बांटे जो है, और लोगों के घर घर हमने राशन पहुंचाए। हमारे बच्चे, हमारे 4 बेटे हैं, एक बेटी हमारी है। तो बेटी तो हमारे घर पे थे, लेकिन हमारे 3 बेटे उस लायक हैं कि लोगों के घर तक जा सकते थे। हमारे तीनों बेटे और स्वयं मैं खुद और मेरे वॉलंटियर जितने थे, हम लोगों ने खुद सूखे राशन मंगा के अपने घर पे पैक करें। पैक करवाने के बाद स्कूटी से अपनी 2-2, 3-3 हमारे पास 4 व्हीलर्स है, सारे 4 व्हीलर्स पे हमने राशन को लोड किया और लोगों के घर पे पार्क में गाड़ी खड़ी करके लोगों के घरों पे हमने राशन भेजे। और राशन देते समय हमने किसी की फ़ोटो नहीं ली, लेकिन वो सारे घर आज भी वहीं पर हैं, वो लोग भी आज भी वहीं पर हैं जिनकी हमने मदद किया है। और वो आपसे भी बता चुके हैं कि हमने मदद किया है या नहीं किया। मतलब कोई बनावटी बात नहीं है कि हम आपके बीच में कह रहे हैं। आपका अनसंकल्प शुरू से ही शुरू से अनसंकल्प है, और कोरोना ये आज आया है। हम कोरोना के पहले से भी लोगों की खिदमत में थे, जो हमसे होता था वो हम लोगों के लिए करते थे। तो अब जो अनसंकल्प है ये जारी रहेगा? बिल्कुल, अनसंकल्प जो हमारा है ये जारी रहेगा। और भी मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा और मैं अपना अपील करता हूँ कि यदि किसी बहन की शादी है और वो उनका खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होता, तो वो भी हम करते हैं। महीने में 2-3 शादियों में 200-300 लोगों के खाने की व्यवस्था भी हम कराते हैं। लोग आते हैं हमारे पास, तो हमारे लोग जाके उनके घर तक राशन सामग्री 300 लोगों की पहुंचाते हैं। तो ये जो अनसंकल्प का आज यहाँ का ये कार्यक्रम हुआ है, इस अनसंकल्प को पूरे शहर दक्षिणी की जनता तक आप इसको दोहराएंगे? बिल्कुल, ये हमारे पूरे शहर दक्षिणी के लिए है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनसंकल्प लिया है, और हमारे शहर दक्षिणी के जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संकल्प ले लिया है, बेहतर है, और नहीं लिया तो वो आज से अनसंकल्प ले लें। किसानों का जो है सम्मान होगा, और हर जगह किसान कहीं कष्ट पे है, तो जिस तरह से आपने आंदोलन में मदद किया है, हमेशा किसान भाइयों के साथ मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि उनका साथ दें, उनकी दुख मुसीबत में खड़े रहे, क्योंकि अन्नदाता ही मेन है। अन्नदाता से बड़ा कोई दाता नहीं है। मतलब अन्नदाता इस बार उखाड़ फेंकेंगे इस सरकार को? अन्नदाता 110%, हम कह रहे हैं 1001% भाजपा को साफ कर देगी। 0 पे है भाजपा और 100 पे है सपा। ये आप समझ लीजिए। 400 सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में 400 सीट लाएंगे, तो ये 110% 400 सीट हम ला रहे हैं। 3 सीट किसी अजूबे को देंगे, ना योगी को देंगे, ना केशव को देंगे, और ना क्या नाम उप मुख्यमंत्री कोई और है एक आपका दिनेश शर्मा जी हैं, ना उनको देंगे। प्रदेश में कोई भी उप मुख्यमंत्री ना सीट पाएगा और ना मुख्यमंत्री पाएगा। 4 मंत्रियों का शहर है, और उसके बाद भी आप मान रहे हैं कि देखिए, बड़ी ताजुब की बात है। आपने अच्छा सवाल किया कि 4 मंत्रियों का शहर है प्रयागराज, और आप खुद ही देख लीजिए कि पूरे प्रयागराज में सड़कें इस तरह से ख़राब है। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखिए कि एक मंत्री की वाइफ जो है यहाँ की मेयर है, और मेयर होते हुए और मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हुए इलाहाबाद की और पूरे प्रयागराज की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पे गड्ढे ना हों। और गड्ढे इस तरीके के हैं
कि महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में हो जा रही है इस, और जबकि मेयर महिला है यहाँ की, प्रयागराज की महिला मेयर हैं, उन पर धिक्कार है। मैं धिक्कार भेजता हूँ कि महिलाएं रास्ते में जिनकी प्रेगनेंसी में जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं उनके परिवार वाले एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जा रही है, गाड़ियों में डिलीवरी हो जा रही है, तो ये एक महिला के लिए कलंक की बात है। मतलब उन्होंने महिलाओं के लिए एकदम महिलाओं के लिए तो दम ही नहीं सोचा कि उन्होंने कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया जाए। आप बनेंगे तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पहले ही कह दिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है 2022 में, तो हम जो वृद्धा पेंशन देते थे, 60 साल देते थे, ये सब हम दुगनी करेंगे। महिलाओं के लिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1000 दिया है तो 2000 देने के लिए कहा है। विद्या पेंशन अगर उन्होंने 1000 दिया है तो 2000 देने के लिए कहा है। तो महिलाओं के लिए जितना बेहतर से बेहतर काम होगा वो हम करेंगे। डायल 100 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चलाया, 108 एम्बुलेंस जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाया, कोबरा बाइक जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाया। आज देख लीजिए, गाँव में कहीं भी आप चले जाइए, घटना हो जाती थी, 2 दिन डेड बॉडी पड़ी रहती थी, पंचनामा करने के लिए थानेदार दूसरे दिन पहुँचते थे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है कि डायल 100 पे कॉल करिए तो आधे घंटे पहुँचती है। लेकिन जब से बाबा जी ने डायल 100 को 112 कर दिया है तो 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यानी 5-5 दिन के बाद पंचनामा हो रहे हैं। 4-4 हत्या हो जा रही है। सामूहिक हत्या गंगा पार में हो गई और उसमें सही मुलजिम ना पकड़ के पुरानी रंजिश दिखा के लिपापोती कर दिया। मतलब मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर भी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं इन 5 सालों में। बिल्कुल बाबा जी एकदम फेल है, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो हैं नहीं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो कानून की भाषा समझते, संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी तो उन्होंने मठ में ठोका नारियल और चिलिम ठोका। चिलिम पिया जाता है तो उसको ऐसे ठोका जाता है, ठोक के पिया जाता है। तो बाबा जी ने चिलिम के नशे में ठोको नीति किया। और ठोको नीति कहाँ ठोक रहे हैं? ना तो सीने पे ठोक रहे हैं, ना पीठ में ठोक रहे हैं, सिर्फ पैर में ठोकी नीति है उनकी। पकड़ो, पैर में बोरा बांधो या ऐसे बांधो। रात में गोलियां मार रहे हैं, सुबह बता दे रहे हैं मुखबिर में पकड़ लिया गया। जनता तो कह रही है कि अपराधी जेल में चले गए हैं, तो आप क्या मानते हैं? अपराधी जेल में नहीं है, ये आपकी भूल है। जेल में जितने लोग बंद हैं वो सब बेगुनाह हैं, सब झूठे मुकदमों में बंद है जेल के अंदर। अपराधी कहीं जेल में नहीं है। अपराधी जो भी हैं उनकी कैबिनेट में हैं, उनके साथ हैं। बिल्कुल, दागी जो मंत्री हैं। बिल्कुल, अरे आपने खुद ही बताया कि 28 विधायक उनके जो है दागी हैं, जिनके ऊपर चार्जेस बन चुके हैं मुकदमों की जो है, और वो उनको फिर चुनाव में ले आ रहे हैं। अच्छा, जेल में बड़े बड़े जो शूटर थे, मुन्ना बजरंगी जैसे और भी तमाम शूटर, इनको जेल में मार दिया गया बीजेपी शासनकाल में। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात सरकार की और बीच में इस तरह से शूटरों को मार दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जो शुक्ला थे जिनको मारा भी, जिन्होंने अरे ये तो इन्होंने कहा कि बहुत बड़े अपराधी थे। अरे ये तो था, जेल के अंदर मार दिए गए और फिर बाद में इनको जो है वैसे उनको मार दिया गया एनकाउंटर। देखिए, ये तो ईश्वर की कृपा है कि कुछ लोग बचे हुए हैं बेचारे। ठीक है, मान रहे अपराध किया है उन्होंने, हत्याएं की है, लूट किया है, सब किया है, तो उसके लिए न्यायालय है। बाबा जी नहीं है कि किसी को आप शूट कर दोगे, किसी को आप ठोक दोगे। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों को ज़्यादा शूट किया गया है। देखिए, 100% ब्राह्मणों को शूट किया। ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण इनके तक तो ताज पलट देगा। ब्राह्मण ने हमेशा राज किया है और ये ब्राह्मण के ही घर को गिराए हैं। ज़्यादातर ब्राह्मणों के मकान गिरा दिए, चाहे वो विजय मिश्रा हो, चाहे आपका जो है कानपुर का जो बिकरू कांड हुआ था, ये क्या कहते हैं आपके विकास दुबे कांड हुआ। चलिए, विकास दुबे ने अपराध किया था कि पुलिस को जवानों को हत्या की थी, सब किया था। जब आपने उसको गिरफ्तार कर लिया था तो ये आपका कितना बड़ा कलेजा है कि आपने उसको कार पे ठोक दिया, गाड़ी पलटाने के बाद, और गाड़ी में ठोक दिया। उसमें सरकार के भी लोग इन्वॉल्व थे, इसीलिए तो उसको ठोका गया। बाबा जी खुद इन्वॉल्व थे और उनकी कैबिनेट इन्वॉल्व थी। ऐसा हाँ, ऐसा ना हो कि विकास दुबे उनकी पोल पट्टी खोल दे जेल में जाने के बाद। यदि ये जिंदा रहेगा तो पोल पट्टी खोल देगा। इनका कप्तान मिला हुआ था वहाँ का। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने असीम अरुण जो कानपुर के कमिश्नर रहे हैं, इसमें उन्होंने इस्तीफा दिया और ये सरकार में शामिल हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि हम अधिकारियों को शामिल कर रहे हैं और ये लोग जो है गलत लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये लोगों ने ही एनकाउंटर और इस तरह स्पेशलिस्ट जो रहे, आज इनको सरकार रिवॉर्ड दे रही है? जी 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 जी, ये तो आपने हमारी बात कह दिया।
ये जो अरुण साहब है जिनको भाजपा में, हाँ भाजपा में जिनको लिया गया सीम अरुण जी को, और अभी देखिए उनकी 10 साल की सर्विस बची थी कानपुर में 10 साल की सर्विस बची थी, उसके बावजूद उन्होंने जो है पहले ही रिजाइन दे के और भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो उनको कहीं ना कहीं भाजपा ने कहा होगा कि आप इस तरीके से गलत काम करिए, मैं आपको बचाऊंगा या मैं आपको सम्मान दूंगा, मैं आपको टिकट दूंगा। तो इस आश्वासन पे वो उन्होंने उनका गलत काम किया। ये मान रहे हैं कि बीजेपी शासन काल में इन लोगों ने सहयोग किया है, पूरा सहयोग किया है, इनको रिवॉर्ड मिल रहा है। बिल्कुल सहयोग किया, उसी का रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन जनता जागरूक है, जनता सब समझती है, जनता सब देख रही है कि इनको भाजपा में ये 10 साल की नौकरी छोड़ के 5 साल की राजनीति के लिए आए हैं, सत्ता के लिए, तो वो जान रहे हैं और इनकी मट्टी पलीत हो जाएगी। ये जिस पोस्ट पे थे इनका सम्मान था, लेकिन अब जहां आ गए हैं इनकी मट्टी पलीत हो जाएगी, सच्चाई होगी। और जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। जनता तो कह रही है कि सरकार ने विकास किया, अन्न मिल रहा है राशन कार्डों से, लेकिन जनता कह रही है इस बार बदलाव के मूड में। ऐसा जनता क्यों कह रही है बदलाव की बात, किस लिए कह रही है? देखिए जनता बेवकूफ़ है नहीं। आप नमक दे रहे हो तो आधा रेती दे रहे हो, नमक में गंगा की बालू मिला के आप दे रहे हो। आप अगर घी दे रहे हो तो उसमें 100 रुपए का स्टिकर चिपका है, मोदी और योगी का पोस्टर लगा हुआ है। आप अगर चावल की बोरी दे रहे हो तो उसमें मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। 200 रुपए का राशन दे रहे हो, 500 रुपए का विज्ञापन दे रहे हो। तो जनता को लूट रहे हो या सरकार को लूट रहे हो? आप देश को लूट रहे हो। 1 रुपए का नमक है जिस पे 50 रुपए की प्रिंटिंग आपने करा रखा है, योगी और मोदी की फ़ोटो ब्रांडिंग कर रखा है आपने। तो आप प्रचार कर रहे हो, जनता को राशन नहीं दे रहे हो, आप अपना प्रचार कर रहे हो इस बहाने और देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये है। जनता को लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें हुई, कोरोना में निर्दोष लोग मरे, जिनके पास पैसा नहीं था वो अंत्येष्टि नहीं कर पा रहे थे। तो जनता नाराज है, और लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमने जनता के लिए किया है। तो देखिए इनको बदलाव चाहिए, क्या मानते हैं बदलाव हो के रहेगा? देखिए 110% बदलाव होगा। और जनता के लिए जो भी काम किया है वो समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम लोगों ने रात दिन, चाहे वो हाईवे पे हो, चाहे गलियों में हो, चाहे झोपड़पट्टियों में हो, जितना भी काम किया है समाजवादी ने किया है। और जनता के बीच से निकल के जनता के लोगों ने जनता की मदद की है, जनता ही ने जनता की मदद की है, सरकार ने कोई मदद नहीं की। ये मानते हैं कि अखिलेश जी जनता की नब्ज को टटोल लिए हैं, इसीलिए ताल ठोक रहे हैं, और इस बार 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बन के रहेगी। देखिए हम लोग नब्ज नहीं टटोल रहे हैं, जनता का प्यार दुलार और जनता जो इतना परेशान हुई है उस पे हम कह रहे हैं कि जनता को उन्होंने लूटा है। अब लूटी जनता अब लूटना नहीं चाहती, वक्त आ गया है जनता को इस हिसाब लेने का। इस सरकार से जनता भी हिसाब लेगी। आपने 5 साल लूटा जनता को गुमराह किया, उनको बर्बाद किया, उनके रोज़गार छीन लिए, उनको भय में रखा। न रियल इस्टेट आगे है, न बालू का काम आगे। आप बताइए 100 फीट बालू जो है 2000 रुपये की मिलती थी, आज 100 फीट रेती जो है ट्रैक्टर पे, अगर एक ट्रैक्टर पे रेती लिया जाए तो 15,000 रुपये का मिल रहा है। कितना फ़र्क है बताइए, कालाबाजारी कितना हो गया। हाँ, निषाद समाज परेशान है। नाव पे जो बालुए निकालते थे, जो बालू का काम करते थे, एकदम त्रस्त आ गए। आप गंगा किनारे सर्वे कर लीजिए, अगर नाम ले लेंगे दौड़ाना ले तो कहिए योगी जी का। जिस तरह बीच में पुलिसकर्मियों ने नाविकों की नाव को तोड़ा था और फिर बाद में सरकार ने भी कहा कि गलत हुआ, तो कितना गलत मानते हैं? एक तो कोरोना काल से टूटे थे, दूसरे पुलिसकर्मियों ने उनकी नावें तोड़ी, बाद में सारे पार्टियों के लोग आए हैं, लेकिन सरकार को लगा कि यहाँ गलती हुई खाकीधारियों से। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर निषाद समाज के में उनका सम्मान अगर देखना हो बाबा जी को, तो बाबा जी स्वयं खुद जमुना तट पे जो है दौरा कर लें। निषाद समाज उनको धक्का मार के गंगा जी में डाल देगा। निषाद समाज बदलाव की बात कर रहा है। निषाद समाज बदलाव की बात कर रहा है। अगर कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेके जमुना किनारे, गंगा किनारे घूम ले, तो आप ये समझ लीजिए निषाद समाज उस कार्यकर्ता को कांधे पे उठा के जमुना जी में फेंक देंगे। ये है, रोष है, गुस्सा है। काफी नाविक जो है रोते हुए नजर आए। बिल्कुल रो रहे हैं। एक तो उनकी नाव तोड़ दी, उनके कारोबार छीन लिया, भुखमरी के कगार पे हैं,
आप कभी सर्व वक्त मिलेगा तो आप सर्वे कर लीजिएगा जमुना किनारे, जहाँ से बालुएँ निकलती थी या जहाँ जमुना किनारे निषाद समाज बसे हुए हैं, हमारे निषाद भाई लोग भुखमरी के कगार पे हैं। बदलाव की बात कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होके रहेगा, और उन्होंने भी कहा है कि इस बार जो इन लोगों ने समस्या पैदा की है, रोजगार छीने हैं, लॉकडाउन में जिस तरह से बिजनेस बंद हुआ है, हम लोग इस बार बदलाव की ओर। क्या मानते हैं किस ओर निषाद समाज रहेगा? निषाद समाज समाजवादी के साथ रहेगा, क्योंकि समाजवादी ही निषाद समाज के साथ है। और जैसे ही हमारी सरकार बनती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि जिनकी नावें तोड़ी गई है उनको नाव गिफ्ट करेंगे हम लोग। अभी आर्थिक अनुदान बीच में आपकी सरकार के दिया, हमारे लोगों ने दिया है। हाँ, हमारे वरिष्ठ नेताओं वहाँ मौके पे पहुँच के मदद किया है नाव खरीदने के लिए। जो भी मदद हम लोगों से हुई, जो हमारे सरकार के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हुआ, हम लोगों ने आर्थिक मदद किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला भी है कि इनको लोगों को लाइसेंस वगैरह भी मिलेगा वहाँ बालू खनन का लाइसेंस देंगे, पट्टा रिलीज करेंगे इन्हीं के नाम। हम लोग निषाद समाज के नाम पट्टा रिलीज होगा सरकार बनने पर। और निषाद समाज की जितने लोगों की नावें तोड़ी गई है या जिनके पास नावें नहीं हैं, हमारी सरकार बनने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा नाव दिया जाएगा उनको। शहर दक्षिणी की जनता के साथ आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे शहर दक्षिणी के जो जनता का जो प्यार दुलार आपको देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे विरोधियों से और लोगों से? विरोधियों से तो हमें कुछ कहना नहीं, वो विरोध करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और रहा सवाल हमारी जनता का, तो जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जनता का प्यार और दुलार हमें मिल रहा है और आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। तो बस हम आप लोगों का धन्यवाद ही अदा करेंगे कि और अभी हम उसी लायक हैं। हम अपनी जनता का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने मुझे आज शहर दक्षिण में प्रबल दावेदार के रूप में खड़ा कर रखा है। और मैं जनता से यही गुजारिश करूंगा कि समाजवादी के साथ आप लोग एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी जाति एक समान होकर समाजवादी के साथ आप लोग रहिए और समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। और अगर यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद आपके भाई को मिलता है तो आप अपने भाई को भी हाथों को मजबूत करिए। और किसी कारणों से अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आशीर्वाद देते हैं उस व्यक्ति का आप लोग साथ दीजिए और आप लोग समाजवादी को वोट करिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हाजी सलामतुल्लाह जी, जो शहर दक्षिणी के लोकप्रिय नेता हैं और जनता इन्हें लाइक कर रही है। लाइक इन्हें इस वजह से नहीं कर रही है कि समाजवादी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं। इन्होंने कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में इतना काम किया है। जो क्षेत्रीय लोग हैं वो चाहते हैं कि हाजी सलामत जी इस बार के दावेदार हों, क्योंकि इन्होंने बिना विधायक रहते लोगों की मदद की है। अगर ये विधायक बनते हैं और बाद में मंत्री बनेंगे तो ऐसे में जो प्रयागराज वासी हैं, शहर दक्षिणी वासी हैं, अपने इस लाल को मंत्री तक बनाने का एक संकल्प ले रहे हैं। इनका डोर टू डोर का जो कैंपेनिंग है वो भी शानदार चल रहा है। जो विरोधी हैं उनको लग रहा है कि इस बार कहीं उनकी जमानत जब्त ना हो जाए, क्योंकि जनता का इन्हें प्यार देखने को मिल रहा है। अन्य संकल्प को लेकर के इन्होंने कहा है कि शहर दक्षिणी के हर घर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका और अहम कड़ी हाजी सलामत दोहराने का काम करेंगे और जीत में एक कील ठोकने का काम शहर दक्षिणी की जनता के माध्यम से करेंगे। और अखिलेश यादव को 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का ताज पहनाकर ताजपोशी करेंगे। सुपर प्राइम न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान।